ओके, गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ था, फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था, यानी कि कल हमारी फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन खत्म हुई थी। आज हमारे पास क्लासरूम वो वाली अलाउ है नहीं अबे तो आज हम इसी छोटी क्लास में क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर आपका 2। चैप्टर नंबर 2 आपके पास है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम। निहायत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो फिर भी थोड़ा ठीक होता है, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। ये निहायत ही आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है। वैसे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या करवाया था, लास्ट अटेम्प्ट और उससे लास्ट अटेम्प्ट में मैंने करवाया था पहले चैप्टर नंबर 3, लेकिन अब आपका चैप्टर नंबर 3 बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 2 सीरीज वाइज ही करेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 2 का नेम है ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। अब देखो होता क्या है, चैप्टर की इन 3 चीजों से मिला के बना हुआ है, देखना। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम। अगर आप नॉर्मली वैसे बात करें ना, स्ट्रेटेजी या प्लानिंग वन इज द सेम थिंग। हमने मतलब स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लानिंग बनानी है, किसी चीज का प्रोग्राम बनाना है। क्या आप इन तीनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो? स्ट्रेटेजी क्या होती होगी, प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती होगी स्ट्रेटेजी के बारे में काम क्या करना है। फर्स्ट केस, फर्स्ट स्टेप। ये अगर आपको याद हो, बेसिक में हो चुके हैं। हाँ, स्ट्रेटेजी फर्स्ट पॉइंट होएगा कि हम अभी अपनी कंपनी में बैठे डिसाइड कर रहे हैं कि हमने इस जगह पे ऑडिट करनी है। प्लानिंग अच्छा। में उसका लेआउट तैयार करेंगे कि कैसे करनी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे। तो लेआउट तो आप स्ट्रेटेजी में भी डिस्कस ही कर रहे हो। वो भी स्ट्रेटेजी की ऑडिट बन रही है, किस चीज की है। प्लान में स्टेप्स। देखो कैसे है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, प्रोग्राम है। तो स्ट्रेटेजी को नंबर 1 दो आप यहाँ पे, प्लानिंग को नंबर 2 दोगे, प्रोग्राम को नंबर 3 दोगे। प्रोग्राम वाले तो टॉपिक ही बड़े छोटे से हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ फिर से, पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी आपको। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है ओवरऑल बेसिस पे, कि आप ऑन ओवरऑल बेसिस क्या क्या मतलब माइंड में सोच के चल रहे हो। ऑडिट प्लानिंग आती है ऑडिट स्ट्रेटेजी से थोड़ा और ज्यादा डीप में। ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या हो गई, ऑन ओवरऑल बेसिस। ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, मतलब कि ऑडिट प्लानिंग होती है मोर डिटेल्ड देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये थोड़ी सी और ज्यादा डीप में, डिटेल में होती है। और ऑडिट प्रोग्राम होता है मोस्ट डिटेल्ड। एग्जाम्पल क्या है, ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है कि जब आप ऑडिटर बन गए, आपको किसी कंपनी के कोई क्लाइंट की ऑडिट मिली, तो आप सोच रहे हो मैंने 15 दिन लगाने हैं, मैंने अपनी ऑडिट एंगेजमेंट टीम ये वाली तैयार करनी है। ऑडिट एंगेजमेंट में हमारा पार्टनर कौन रहेगा, साइनिंग कौन करेगा, हमारी फीस कितनी आएगी, हमने क्लाइंट साइड पे जाना है या क्लाइंट वाले हमें बुक्स हमारे ऑफिस में पहुंचा देंगे। ये होता है ऑडिट स्ट्रेटेजी, जब आप ओवरऑल प्लान तैयार कर रहे हो। फिर आता है ऑडिट प्लानिंग। फिर आपने देखा कि मेरे पास बैलेंस शीट भी है, P&L भी है। बैलेंस शीट में किसी और से चेक करवा लूंगा, P&L किसी और टीम से। बैलेंस शीट में एसेट साइड आर्टिकल नंबर 1 करेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आर्टिकल नंबर 2 चेक करेगा। यानी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में आ गए। पहले तो आपने P&L बैलेंस शीट की बातें नहीं करी थी, देखा था कि स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि इंटरनल है, कितने दिनों में खत्म करनी है, किस टीम को भेजना है, कौन साइन करेगा। यहाँ पे आप आके थोड़ा सा बीच में घुसने लग गए कि P&L ये चेक करेगा, बैलेंस शीट वो चेक करेगा। ऑडिट प्रोग्राम में है कि P&L के अंदर जैसे आइटम है, फॉर एग्जांपल सेल, मैं चाहता हूं सेल या फिर कोई आइटम हो गई कैश, समझ लो बैलेंस शीट की, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम जो शुरू से लेके एंड तक प्रॉपर मेरे को कैसे चेक करनी है। जैसे सेल, सेल आपकी कैसे स्टार्ट होती है कि सबसे पहले आपके पास कहीं ना कहीं से कोटेशन आई होगी, आपने टेंडर फाइल किया होगा, टेंडर फाइल किया होगा तो कोटेशन आई गई होगी, ठीक है। उसके बाद आपको वहां से ऑर्डर मिला होगा, फिर आपने उसको सेल किया होगा या कुछ पहले सैंपल सेल भेजा होगा, फिर आपने उसको कुछ क्रेडिट पीरियड अलाउ किया, उसने आपको दोबारा पैसे दिए। तो यानी कि ऑर्डर मिलने से लेके सेल तक, कैश की कलेक्शन तक, सारी इस ट्रांजैक्शन को फुल डिटेल में मैं कैसे चेक कर सकता हूं, उसके लिए मेरे को ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और लास्ट में मैं अपने उस कस्टमर से फोन करके भी पूछूंगा, भाई आप क्योंकि आप ऑडिटर क्लाइंट के हो सकता है क्लाइंट को झूठ मूठ भी कर रहा हो, तो आप जाके सच में क्लाइंट की कंफर्मेशन से आप उस वेंडर को, उस कस्टमर को भी फोन करते हो, वेंडर नहीं सॉरी कस्टमर, कि भाई आपने सच में हमारे इस क्लाइंट से सामान खरीदा था और आपने जो पेमेंट की है वो आपने बैंकिंग के थ्रू की है, सच में इतने दिनों के बाद ही की है, कुछ कैश में भी पे किया गया। तो इसको बोलते हैं कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो यानी कि ऑर्डर मिलने से लेके सामान बनाने तक, उसको बेचने तक, कैश की रिकवरी तक और कंफर्मेशन लेने तक,
कि पूरे प्रोसीजर को जब आप डिटेल में घुस रहे हो, देखा जाए तो इतना डिटेल में घुस गए था तो सेल ही, तो उसको बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम। पूरा ओवरऑल स्टेप्स बोल सकते हो, सारे स्टेप्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिटेल ऑडिट को बोलते हैं अपन ऑडिट प्रोग्राम। अगर मैं तीनों में से नंबरिंग करना चाहूँ, मोस्ट डिटेल कौन सा हुआ? उससे कम डिटेल, उससे कम डिटेल स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑडिट प्लानिंग। तो इसके साइड पे आप लिखोगे, लेफ्ट साइड पे लिख दो SC 300। SC 300 आपका ऑडिट प्लानिंग का होता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एक दो टॉपिक स्किप होंगे तो आप देख लेना, ठीक है। अदरवाइज मैंने क्या किया, SC 300 यहाँ पे 80% इंक्लूड था पहले, इस बार मैंने क्या किया, बाकी जो 20% बच गया था उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस वजह से आपकी ये वाली बुक इस बार थोड़ी मोटी बन गई है। इस वाली बुक में आपके 20-30 पेजेस एक्स्ट्रा हैं, पिछली बार इससे 20-30 पेजेस कम थे। तो देखो आई थिंक 161 पेजेस होंगे लास्ट तक, और पिछली बार थे 130 अप्रोक्स। वो इस वजह से हुआ कि मैंने स्टैंडर्ड्स वाले टॉपिक यहाँ पे डाल दिए। एज सच नहीं है कि कुछ मैंने टॉपिक्स को इंक्लूड किया या कुछ एडिशन किया है, स्टैंडर्ड में पढ़ने पड़ते हैं, पापा को स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहाँ पे पढ़ने पड़ जाएंगे। तो SC 300 का नाम है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ FS। तो SC 300 का नाम दिख रहा है आपको, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ FS। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ FS। तो ऑडिट की सबसे पहले प्लानिंग करनी है। देखो हम क्या कर सकते हैं इस चैप्टर में, सबसे पहले स्ट्रेटेजी था, तो हम स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं एक बार के लिए। देखो स्ट्रेटेजी के टॉपिक आपके पास नीचे आएंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी पेज नंबर आपके पास आ रहा है 42 पे। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी आपके पास आ रहा है पेज नंबर 42 पे। देखो ऑडिट स्ट्रेटेजी के कम ही टॉपिक है, अगर आपको दिख रहा हो तो क्या इतना सही है ऑडिट स्ट्रेटेजी? हाँ, ऑडिट स्ट्रेटेजी कम है, ऑडिट प्रोग्राम कम है, मेनली ऑडिट प्लानिंग ही आता है आपके काम में। तो हम पहले बड़ा ही खत्म करेंगे जहां से शुरू है। अभी मेरे को सिर्फ दिखाना था आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी के भी आगे टॉपिक है, ऑडिट प्लानिंग के भी। तो ऑडिट तो पानी कहाँ तक आ गया है? मेरा ये पॉज कर दे। क्या है यार, वो पानी नहीं देखा है, मैं कर देता हूँ। पहले पता हुआ है। तो ऑडिट प्लानिंग है आपके पास SC 300। तो SC 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ FS। नाम याद करोगे स्टैंडर्ड का, हमारे पास 3rd स्टैंडर्ड है ये। पहले चैप्टर में हमारे पास 2 स्टैंडर्ड हुए थे, SC 220 और SC 210। 210 हमारा हुआ था एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 220 हुआ था क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये अब आपके पास आ रहा है SC 300। तो SC 300 क्या है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ FS डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग करके चलो। मतलब टॉपिक्स ऐसे ही आने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में टेक्निकल पॉइंट्स कुछ लास्ट में जाके आएंगे, अदरवाइज यही चीजें आएंगी। प्लानिंग, ये वैसे ही चैप्टर्स हैं जो बीको में आपके वो नहीं होते थे, बिजनेस मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, सुपरविजन, वैसे वाले। अकॉर्डिंग टू इट, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट बट रैदर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। डिस्क्रीट फेस का मतलब होता है फिक्स्ड। प्लानिंग कोई फिक्स्ड या रुका हुआ प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्टिन्यू मतलब कि चलता रहेगा, और इटरेटिव यानी कि आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ऑडिट हो रही है वैसे वैसे आपके प्लान काम करेंगे। दैट बिगिंस, और ये प्लानिंग शुरू कहां से होती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। पिछले ऑडिट जैसे खत्म हुई उसके बाद नेक्स्ट ऑडिट के प्लान शुरू हो जाएंगे, अंटिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट। मतलब हर ऑडिट के प्लान अलग अलग, अगर मैं कहूं तो इसके साइड पे आप लिखोगे सेकंड पॉइंट के साथ, हर ईयर की ऑडिट के प्लान, हर ईयर की ऑडिट के प्लान अलग अलग।
पिछले साल तक वैट लग रहा था, सोच के देखो, इस साल जीएसटी लगने हो गया, क्या आपकी ऑडिट प्लानिंग सेम काम करेगी कि आपको अपडेट करनी पड़ेगी? अपडेट। पॉइंट नंबर 3, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट, सर्कल करो इफेक्टिव ऑडिट को, इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। तो थर्ड पॉइंट के साइड पे लिखो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमें लिखना ही पड़ेगा, चाहे साथ में दिया ही हुआ है। पॉइंट नंबर 4, प्लान शुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। देखो इसमें है कुछ बताने वाला पॉइंट, जैसा मतलब अब अगर आप वाइन बनाने वाली किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, या फिर आप लैपटॉप बनाने वाली किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करोगे, जो जैसे क्लाइंट का बिजनेस होगा वैसा। और प्लान आपको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना पड़ेगा अगर जरूरी हो। तो फिफ्थ पॉइंट के साइड पे लिख दो रिवीजन ऑफ प्लान। रिवीजन ऑफ प्लान। तो प्लानिंग का मीनिंग में क्या क्या आया? सबसे पहला था एसए 300 लगता है, एसए 300 का नेम हम याद करेंगे, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करता है। दूसरा कह रहे हैं ये डिस्क्रीट फेस नहीं है, कॉन्टिन्यूअली या इटरेटिव प्रोसेस है, जो पिछली ऑडिट के बाद खत्म होगा इस ऑडिट पे शुरू हो जाएगा। अगला है इफेक्टिव या एफिशिएंट मैनर में आपको प्लानिंग करोगे तो इफेक्टिव या एफिशिएंट या टाइमली मैनर पे ऑडिट खत्म हो जाएगी। नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स, हाँ, डिपेंड करेगा नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस और रिवीजन। जैसे जैसे प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी अगर आपको रिवाइज करने की, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद कह रहे हैं जो ऊपर वाले पॉइंट कवर कर लिए, उसके अलावा कुछ और भी कवर कर लेना, कवर द फॉलोइंग, यानी कि ये भी तो मीनिंग के साथ ही हो गए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे अगर आपको प्लानिंग करनी है? नॉलेज ऑफ क्लाइंट अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, उन सभी की नॉलेज है। तो प्लानिंग के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? इसके साइड पे आप लिखोगे टेक नॉलेज ऑफ क्लाइंट, मतलब क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम, उसकी पॉलिसीज, उसके इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम को डालोगे नंबर 1, पॉलिसीज को डालोगे नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल को डालोगे नंबर 3। तो सबसे पहले क्या करना है आपने? कंपनी के क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम कि वो टैली चला रहा है या सैप चला रहा है। टैली और सैप में डिफरेंस पता है किसी को? टैली होता है जो आपका सेम होती है, अगर आप मेरे ऑफिस में जाओगे, अपने ऑफिस में जाओगे, कंपनी के उधर जाओगे, टैली तो टैली है। एक होता है सैप जो होता है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। आपको पता है कि आपके जिस हिसाब के बिजनेस प्रोडक्ट है ना, इतने छोटे छोटे हैं, कुछ ऐसा है, आपके लिए टैली सूटेबल ही नहीं है, तो आपने अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना लिया, तो उसको बोलते हैं सैप। बड़ी बड़ी कंपनीज में सैप होता है। सैप टैली में सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, सैप में अकाउंटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, आईटी, सेल का डेटा, परचेज का डेटा, यानी कि सारा उसमें क्या होती है कि उसमें फील्ड सारी कवर होती हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सैप बनाती हैं, मतलब अपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, उसकी पॉलिसीज, भाई वो सेल परचेज किस बेसिस पे करता है। मैं जाके देखा कि इसकी तो सारी पेमेंटें 6 महीने के बाद आ रही है, क्लाइंट की तुम्हारी पॉलिसी है, तो आप क्लाइंट की पॉलिसी को क्या कुछ रोक सकते हो? कभी भी नहीं रोक सकते। वो कह रहा है कि हमारा एक्सपोर्ट जाता है, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर ऐसा है, 3 महीने हमारी गवर्नमेंट वो अप्रूव करने में लगा देती है, 3 महीने उनकी गवर्नमेंट, जब उनके पास पहुंचता है पैसे दे देते हैं। मेरा काम धंधा पिछले कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। तो उसके पॉलिसीज और उसका इंटरनल कंट्रोल, उसकी नॉलेज लेनी है। दूसरा, प्लान आपको किस हिसाब से बनाना है? प्लान शुड बी मेड टू कवर द फॉलोइंग, एस्टैब्लिश द रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल, कि आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में कितना विश्वास रख सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है नहीं खड़ा, मतलब सारी चीजें जेन्युइन वे में हो रही है कि नहीं। तीसरा, आपको डिटरमिन करना है एनटीई। एनटीई की एब्रीविएशन देखो, अब तो आपके पास बुक आ गई, देखो एनटीई की आपको एब्रीविएशन भी मिल जाएगी, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है, देखना एब्रीविएशन में एनटीई। एनटीई है वहां पे कि नहीं है? तो वहां पे लिख लो एक एनटीई को, एब्रीविएशन में सबसे नीचे लिख लो, अगर रह गई है तो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट।
अच्छा, लिख देना एरर, क्योंकि हर एडिशन में फिर गलतियां सुधारनी भी होती है ना। उसके बाद आपके पास है डिटरमिन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट का मतलब होता है किस टाइप की आप ऑडिट कर रहे हो, किस नेचर की, इंटरनल या स्टैट। टाइमिंग, कितने टाइम में आपने ऑडिट खत्म करनी है, या फिर ईयर एंड ऑडिट कर रहे हो, किस साल की ऑडिट कर रहे हो। एक्सटेंट, वही किस हद तक, मतलब कि आपको डिटेल्ड ऑडिट करनी है कि नहीं करनी। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट का सिंपल मतलब होता है कब ऑडिट कर रहे हो, किस हद तक ऑडिट कर रहे हो, किस टाइप की ऑडिट कर रहे हो, ये सारी चीजें, इंटरनल है कि स्टॉक है। और उसके बाद है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क, और लास्ट में हमने सारे काम को इस हिसाब से प्लान करना है, कोऑर्डिनेट भी करते रहे। तो ये था सारा आपका प्लानिंग का मीनिंग। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, शुरुआत से पहले या शुरुआत के टाइम पे आप क्या क्या मतलब देख के चलोगे। तो सबसे पहले देखोगे ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज एट द बिगिनिंग। क्या है एट द बिगिनिंग। दूसरा आपने देखना है परफॉर्मिंग द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसए। कोमल उसको भी दिखा। तो दूसरा आपके पास है परफॉर्मिंग द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय एसए 220 रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो आप ये भी देखोगे कि मेरा क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करनी है कि नहीं, उस हिसाब से। फिर देखोगे एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंसी, ऑब्जेक्टिविटी को लेके क्या क्या चीजें पढ़ने वाली हैं ऑडिट में, और क्या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है ऐसे 210 के हिसाब से। तो बी और सी पॉइंट रिपीट हाँ फर्स्ट चैप्टर में। तो ए पॉइंट के साइड पे लिखो फॉलो एसए 220, बी पॉइंट के साइड पे लिखो एथिकल रिक्वायरमेंट, सी पॉइंट में लिखो टर्म्स ऑफ ऑडिट। यानी कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में जो आपके पहले चैप्टर में स्टैंडर्ड नहीं हो गए दो, उनको फॉलो कर लो। कौन कौन से दो स्टैंडर्ड हो गए हैं ऐसे 210, तो देख लो कि 210 में टर्म्स एग्री कर रहे हैं कि नहीं। 220 में देख लो एथिकल रिक्वायरमेंट और कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप थे ना ये दो पॉइंट। सिस्टम ऑफ एलिमेंट कंट्रोल में तीसरा पॉइंट था कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप वाला, और एथिकल रिक्वायरमेंट था सेकंड। तो सेकंड और थर्ड ऐसे 220 के दो पॉइंट को देख लो कि हमें अपनी प्लानिंग में मतलब आगे काम आएंगे, और टर्म्स को। फिर सर अगर ये एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो हम इस एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जैसे 2-3 पॉइंट्स नहीं, वो नहीं लिखने यहाँ पे। ये जो आपका आंसर है ना प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, वो यही आंसर है। क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर भी लिखना पड़ेगा, नहीं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है एथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में, फिर तो आप लिखोगे इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। ऐसे नोट आ सकते हैं, नोट ऑन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट। हाँ, ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेग्रिटी के बारे में बताओ, तो ऐसे 220 के हिसाब से बता दोगे यही वाले पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑडिट प्लानिंग की प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा कि एट द बिगिनिंग। दूसरा बताना पड़ेगा ऐसे 220 के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूएंस। तीसरा बताना पड़ेगा ऐसे 220 के अकॉर्डिंग आपको एथिकल रिक्वायरमेंट। बस इतना आपने बता दिया, एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, उतना बहुत है। बस आप लिख देना एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। उसको नहीं आपने डिटेल में पूरा करना। और लास्ट आपके पास है ऐसे 210 के हिसाब से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आगे ऑडिट प्लानिंग का बेनिफिट, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑडिट, यानी कि प्लानिंग के बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहला है प्लानिंग ऑफ ऑडिट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी फॉर एंगेजमेंट एंड डेवलपिंग अ ऑडिट प्लान। यानी कि ऑडिट प्लान देखा जाए तो स्ट्रेटजी के बाद आ रहा था ना, पहले स्ट्रेटजी आता है, फिर प्लानिंग आता है, फिर प्रोग्राम। तो यही इन्होंने बोला कि स्ट्रेटजीज को भी आप कंसीडर करके चलना, ऑब्वियस है, उसके बाद ही तो प्लान बनेगा। और उसके बाद होते हैं ऑडिट प्लानिंग बेनिफिट्स इन सेवरल वेज। तो अगर आप ऑडिट प्लान करके चलते हो, ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे अच्छी अटेंशन या टाइम से अटेंशन डाल सकते हो। जैसे अगर आप कहें अपने सिलेबस की, अगर मैं थोड़ा स्पीड का मेंटेन करके चलूं, हम क्लासेस को 1.5 की जगह 2 घंटे की करके चलें, अगर मैं सारी प्लानिंग करके चलूं कि मेरे को पहले चैप्टर में 6 क्लासेस लगानी थी तो 6 में कर दिया मैंने, 7th क्लास में रिकॉर्डिंग वो हुई रिवीजन। सेकंड चैप्टर का मैं प्लान बना के चलता हूँ कि मेरे को 4 क्लासेस में खत्म करना है। तो अगर मैं प्लानिंग करके चलूंगा
तो मुझे पता है किस टॉपिक पे खींचना है, किस टॉपिक को जल्दी जल्दी करना है। तो ऐसे ही ऑडिट में होता है, इंपॉर्टेंट एरियाज आपको पहले ही पता चल जाएंगे तो उससे अकॉर्डिंग आप ऑडिट करते हो। कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर आपने प्लान बनाया हुआ है तो उसको रिजोल्व करने में हेल्पफुल में हो, टाइमली बेसिस पे आप उसको रिजोल्व कर सकते हो। तीसरा है हेल्पिंग द ऑडिटर इन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट सो दैट परफॉर्म इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। प्लानिंग अगर करके चलोगे तो ऑडिट आपकी ऑर्गेनाइज अच्छे से हो जाएगी, मैनेज अच्छे से हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंट या इफेक्टिव ऑडिट आप कर पाओगे। चौथा आपके पास है, अगर हमने प्लानिंग करके चले तो आपको अच्छी टीम मिलेगी। ये सबसे पॉइंट ज्यादा अच्छा होता है, डी वाला पॉइंट। प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे तो आपने पहले ही दे दिया कि मिस्टर ए वो बैलेंस शीट की आइटम्स में बड़ा एक्सपर्ट है, तो मैं उसको बोलूंगा कि बैलेंस शीट वाली आइटम्स तूने चेक करनी है। मिस्टर बी उसको P&L में ज्यादा मजा आता है कि मेरे को तो इनकम्स दिखाओ यार, तो उसको मैं इनकम वाली अमाउंट दूंगा। एक मिस्टर सी है, वो कह रहे हैं यार मेरे को बैलेंस शीट वो में ज्यादा वो नहीं है, मजा नहीं आता, मुझे इंटरनल कंट्रोल में मजा आता है। कंपनी का प्रोसेस कैसे है, क्या कंपनी में जो परचेज वाली गाड़ियां आ रही हैं उसकी सिक्योरिटी गार्ड नोटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। सैलरी वाला जो रजिस्टर है उसमें सैलरी जो है वो अच्छे मतलब अच्छे कहता हूं मैं कि जो सच में एम्प्लॉय लगे हुए हैं उनकी है कि फेक भी दिखा रहे हैं, तो उसको मतलब ऑब्जर्वेशन करने का ज्यादा मजा आता है। तो मैं मिस्टर सी को कहूंगा आप इंटरनल कंट्रोल को पूरा ऑब्जर्व करो, चेक करो। तो यानी कि ऑडिट एंगेजमेंट टीम आपकी सिलेक्ट करने में हेल्पफुल करती है ऑडिट प्लानिंग। फिर उसके बाद साथ साथ आपको डायरेक्शन और सुपरविजन में हेल्प करता है ऑडिट प्लानिंग, डायरेक्शन और सुपरविजन में। और लास्ट आपके पास है कोऑर्डिनेट द वर्क। अब हम इन पॉइंट्स को साइड पे लिखेंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ है लिखना भी उसी को ही है, ऐसे ही याद होगा। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप लिखोगे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, जल्दी जल्दी लिखोगे, थोड़ा फास्ट। अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। सेकंड में लिखोगे रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। सी पॉइंट के साइड पे लिखोगे इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। सी पॉइंट में इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। सी पे हम ये नहीं लिख सकते प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज, वो दिख रहा है ना, क्योंकि ऐसे होएगा ना, ऑर्गेनाइज करके सिलेक्शन करके डायरेक्शन फिर कोऑर्डिनेशन, वो बोल लिख लो। हाँ। उसके बाद डी पॉइंट है ऑडिट टीम, डी पॉइंट है ऑडिट टीम। ई पॉइंट में डी एंड एस मतलब डायरेक्शन एंड सुपरविजन, और एफ पॉइंट में कोऑर्डिनेशन। तो 6 पॉइंट है। सबसे पहले अगर मैं नहीं देखता, बुक्स में नहीं देखना, टॉपिक क्या था, बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट प्लानिंग, ऐसे 300। तो पहला बेनिफिट क्या है, पहला बेनिफिट मैं बोलता हूँ फिर आप देखना ट्राई करके। पहला बेनिफिट है आपके पास इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो अगर ऑडिट प्लानिंग करके रखी है। दूसरा रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तीसरा ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। फोर्थ सिलेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम। फिफ्थ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सिक्स्थ कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट ऑडिट प्लानिंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आपके पास है ऑडिट प्लानिंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर से देखो सेम लाइन, ऑडिट प्लानिंग में ना ये बड़ी फेमस लाइन है, इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रैदर अ कंटिन्यूअल या इटरेटिव प्रोसेस। जो पिछली ऑडिट से खत्म होगा नई ऑडिट पे शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स द कंसीडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। प्लानिंग में कई एक्टिविटीज की आपको टाइमिंग देखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मतलब बहुत ही हल्की एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे को बैलेंस शीट फाइनल करनी है, स्टार्टिंग में फाइनल करूंगा कि एंड में फाइनल करूंगा? एंड में फाइनल करूंगा ना।
तो अगर मेरे को ऑडिट फाइनल करनी है तो मैं स्टार्टिंग में फाइनलाइज करूंगा, बैलेंस शीट फाइनल करनी है तो स्टार्टिंग में या एंड में? एंड में। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक्टिविटीज की टाइमिंग मैटर करती है ना। ऐसे ही कुछ और चीजें होती हैं, जब मेरे को समझ लो इनकम टैक्स या जीएसटी की सारी रिटर्न्स उनकी चेक करनी है, तो मैं पहले तो मैं ट्रायल बैलेंस देखूंगा, वाउचिंग वेरिफिकेशन करूंगा, उसके बाद जाके जो मैं रिटर्न्स या लीगल पॉइंट्स होते हैं उनको चेक करता हूँ। तो इसका मतलब है प्लानिंग में आपके पास टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज उसको ध्यान में रखना है। कहीं आप ये ना कहो पहले दिन जाके चल यार बैलेंस शीट फाइनल कराएं, वाउचिंग तो कर लो, करते रहेंगे पहले बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? या आप ये कह सकते हो पहले रिटर्न चेक करवा दो, सेल कैश और जर्नल में बाद में चेक करूंगा। जब भी आप ऑडिट में जाते हो ना, ट्रायल बैलेंस लेते हो सबसे पहले, और सबसे पहले आप वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हो। वाउचिंग वगैरह मतलब सेल, परचेज, कैश बुक, जर्नल, इनको चेक करते हो। इसमें क्या होती है, इनमें जर्नल एंट्रीज होती हैं। ये आपकी पता चल गई तो आपका ट्रायल बैलेंस या लेजर आपको जल्दी समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही लेजर चेक करने लग गए, आपको थोड़ी पता लगेगा जर्नल एंट्री के बाद आई है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको जर्नल चेक करना पड़ेगा। जर्नल में क्या आती है, जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं, कैश बुक आ सकती है, सेल डेटा, परचेज डेटा। एक्सक्यूज मी सर, चार्जर अब जब क्लास में होगी, क्लास में बिल्कुल नहीं कर उसके बाद है प्लानिंग क्या क्या इंक्लूड करता है, टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज के साइड पे लिखो फर्स्टली डू वाउचिंग एंड देन ledger scrutiny and then balance sheet final. Firstly do vouching and then ledger scrutiny and then balance sheet final. ledger scrutiny सुना हुआ वर्ड ऐसा कभी? स्क्रूटनी तो सुना है। लेजर स्क्रूटनी का मतलब होता है हाँ लेजर को चेक करना। ये देखो जो फर्स्ट ईयर आर्टिकल होता है वो ये कर नहीं पाता जल्दी, तो मतलब इसमें क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए छोटा सा जो जजमेंट बेस है। अब मैं सभी के लेजर चेक कर रहा हूँ, अगर मैं सबके लेजर चेक कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता लगेगा कि कौन से पॉइंट में गड़बड़ आ सकती है, कौन से पॉइंट में नहीं आ सकती। अब जैसे अगर उन्होंने डाली हुई है लीगल फीसिस उन्होंने बड़ी ज्यादा डाली हुई है, मतलब 50,000 70,000, भाई इतनी का एक लीगल फीस तुम्हारी लग रही है। लीगल फीसिस जो होती है ना वो हजारों में होती है, मतलब 5,000 2,000 3,000, आपकी आई हुई है 70,000। अगर मैं फर्स्ट ईयर आर्टिकल हूं, मेरे को लगेगा 70,000 की तो बात है, परचेजेस तो इनकी इतनी लाखों में हो रही है, करोड़ों में हो रही है, तो 70,000 तो कोई अमाउंट ही नहीं होती कुछ। जबकि मेरे को नेचर पता है कि अगर वो लीगल है तो कहीं ना कहीं होती है ये 5-10 हजार में, इसकी 70,000 कहां पहुंच गई, यानी कि इसके ऊपर जुर्माना बहुत ज्यादा लगा हुआ होगा, उसने डिले बहुत ज्यादा किया होगा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपकी नॉलेज और आपकी एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, उसको बोलते हैं लेजर स्क्रूटनी। लेजर स्क्रूटनी में जहां पे आपको कोई पॉइंट गड़बड़ निकलते हैं फिर आप निकलवा के ठीक करवाते हो, और लास्ट में होती है बैलेंस शीट फाइनल। तो इसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर जिस हिसाब से आप ऑडिट करते हो, क्या प्रोसीजर वहां पे लगा रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं, ये सब चीजें। तो प्लानिंग में ये सारी चीजें आप इंक्लूड करके चलोगे, दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब कि भाई बैलेंस शीट फाइनल करने से पहले या एट द एंड स्टेप उठाने से पहले ये हो जाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसीडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रोमम की फुल फॉर्म रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सच मैटर्स, यानी कि प्रायर को यहाँ पे आप सर्कल करोगे तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लग रहा है रिस्क असेस करने के लिए। रिस्क असेसमेंट समझते हो, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, किस किस एरिया में रिस्क ज्यादा हो सकता है उसका प्रोसीजर, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब होता है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड ऑब्लिक रेशियो एनालिसिस, यानी कि इस साल प्रॉफिट कितना है, पिछले साल कितना था, उससे पिछले साल कितना है, जीपी रेशियो कितनी है, एनपी रेशियो कितनी है, एक्सपेंसेस की रेशियो कितनी है। तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर भी लगाना पड़ जाता है यहाँ पे। हम ये टूल्स करते हैं एक्शन में, तो वो इसमें भी होती है अप्लाई।
जैसे वो डिसीजन ट्री होगा, ये सब बन डिसीजन ट्री ऑडिटर थोड़ी बनाता है, वो क्लाइंट बनाता है मुझे नहीं, मशीन रिस्क खरीदनी है कि असेसमेंट नहीं। है ना जैसे, तो रिस्क असेसमेंट की वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जैसे, तो वो सारे ही लगते हैं इनको। ये वो रिस्क असेसमेंट नहीं है एफएम का, ये रिस्क असेसमेंट ऑडिटर की जजमेंट है कि उसको लग रहा है कि कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकता है। ये कोई आप एफएम नहीं पढ़ रहे या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे आप, ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, क्लाइंट की स्कैनिंग। तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज एन ऑडिटर आप देख रहे हो, कंपनी में मैं जा रहा हूँ ऑडिट करने, कहाँ कहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो उस पे आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने हैं। कंपनी का प्रॉफिट आप गए, गिरा ही हुआ है, और आपने बोला ऐसे कर मेरे को पिछले साल की बैलेंस शीट दे दो। पिछले साल में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 35%, 30%, ये अच्छी अमाउंट होती है परसेंटेज प्रॉफिट की। जर्नल होती है 10%, जब आप एवरेजली लेके चलते हो ना 10%, इनको हो रही है 30, मतलब बढ़िया है। इस साल कैसे लॉस हो गया, तो पता चला इस साल कुछ डिस्ट्रक्शन हुई थी, अर्थक्वेक आया था तो लॉस हो गया। तो ये होता है। दूसरा होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल कंपनीज के ऊपर कौन कौन से एक्ट लग रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसके ऊपर लेबर एक्ट भी लगता है, फैक्ट्री एक्ट भी लगता है। अगर मेरे जैसा है ऑफिस है नॉर्मल, तो मेरे ऊपर क्या लेबर एक्ट या वो तो नहीं लगने वाले। तीसरे में आप देख रहे हो इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में मटेरियलिटी, आप डिसाइड करते हो कि कोई आइटम कहाँ तक मटेरियल है। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी बेसिक क्लास में कि अगर छोटे मोटे नट बोल्ट है साइकिल पंचर की दुकान के लिए तो वो मटेरियल है, बहुत बड़ी कार वाली कंपनी के लिए वो नहीं है। तो आपको मटेरियलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी ना, और इसको लिख दो, इट इज सब्जेक्टिव एंड जजमेंट बेस्ड। इट इज सब्जेक्टिव एंड जजमेंट बेस्ड। तो प्लानिंग में आप देख रहे हो जैसे कि श्वेता ऑडिट करने गई तो कंपनी ना ठीक ठाक कंपनी थी, कोई बड़ी कंपनी नहीं थी। तो श्वेता ने देखा कि अगर तो कोई भी एक मैंने अमाउंट रख ली, फॉर एग्जांपल 4000, तो अगर 4000 से कम वाली अमाउंट हुई ना, वो मेरे लिए ज्यादा मटेरियल नहीं है यार, उसकी मैंने वाउचिंग वेरिफिकेशन ऊपर ऊपर से कर देनी है, उसमें नहीं इतनी डिटेल में जाना। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 4000 से ज्यादा हुई तो वो मेरे लिए मटेरियल है। तो आपने मटेरियलिटी डिसाइड कर दी। उसी कंपनी में नेक्स्ट क्वार्टर की ऑडिट करने गई कोमल, वो कह रही है कि नहीं जी नहीं, 4000 नहीं, मेरे लिए तो जो मटेरियल है वो 3000 है। मतलब मेरे लिए 3000 भी सेंसिटिव अमाउंट है, तो 3000 से ज्यादा वाली जो भी ट्रांजैक्शन है उसको मैंने ढंग से चेक करना है। तो प्लानिंग में डिसाइड कर लो अपने आप मटेरियलिटी। अगला है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, जैसे कि आप वाइन बनाने वाली कंपनी में गए, खुद ही घुस जाओगे टैंक में कि हाँ चल मैं चेक करके आता हूँ दारू को, या किसी एक्सपर्ट को बुलाऊं कि वो कुछ पैरामीटर से डिसाइड कर ले कि इसमें इतना स्टॉक पड़े, लाइक दैट। और परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो अगर आपको कोई और रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगानी है तो वो भी आप लगा के देख लोगे प्लानिंग के कॉन्टिन्यूस में। तो टॉपिक क्वेश्चन देखो आईसीआई में स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रादर अ कंटिन्यूअल और इटरेटिव प्रोसेस। तो आपको यही लिखना पड़ेगा। तो पहले तो यही लिख दोगे जो पिछली ऑडिट से खत्म होता है, तो मतलब पिछली ऑडिट से एक तरह से खत्म होने से शुरू हो जाएगा और करंट ऑडिट की कंप्लीशन तक चलेगा। दूसरा टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज भी आप ध्यान में रखोगे और अपने ऑडिट प्रोसीजर भी ध्यान में रखोगे। फिर कह रहे हैं और क्या मैटर आप ध्यान में रखोगे कि मेरे को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, ट्रेंड एनालिसिस चेक करना है, रेशियो एनालिसिस चेक करना है। दूसरा है कंपनी के ऊपर क्या लीगल रिक्वायरमेंट क्या एप्लीकेबल हो रहा है, वो फ्रेमवर्क यानी कि लॉ वो चेक करनी, मटेरियलिटी डिसाइड करनी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट डिसाइड करना, और अदर रैप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अदर रैप। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, ये ऐसे 315 और 330 का टॉपिक आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। तो इसके अंदर 2 पॉइंट निकल के आते हैं। एक तो आपके पास अगर देखो टॉपिक ना पेपर में ज्यादातर कौन सा आता है, जो ये सेकंड है ना नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, इसको स्टार मार्क करोगे, डबल स्टार। ज्यादातर पेपर में ना सिर्फ दोनों में से यही टॉपिक पूछ लेते हैं। सर हमें एक बात बताओ, हमें इस टॉपिक को कैसे याद रखना है एज अ डिफरेंस? ये कोई एज अ डिफरेंस नहीं है, ये 2 पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान के 2 पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन मतलब ऑडिट प्लान को लिख के देख लो एज पर नॉलेज क्लाइंट बिजनेस। तो हमें डिफरेंस आ सकता है
वो भी आ सकता है, कि डेवलपमेंट आ सकता है, वो भी आ सकता है, कि इंडिविजुअल, वो भी आ सकता है। सबसे पहला सिनेरियो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सिर्फ यही लिखना है फिर आपको। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है डेवलपमेंट, फिर उसके अंदर आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। जो पहला सिर्फ डिस्क्रिप्शन है वो कम पूछा जाता है, तो क्या पेपर में पूछा जा सकता है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस या फिर पूरा ही टॉपिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में मेरे को बताओगे दोनों में से कौन सा लिखना है? दोनों। डेवलपमेंट में, दोनों। डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन। नॉलेज में। नॉलेज। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, आप ऑडिट प्लान कैसे डेवलप करते हो? सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन बना के देख लो कागजों में, फिर उसकी क्लाइंट बिजनेस के साथ देख लो कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान को लिखो आप साइड पे, ऑन पेपर प्लान बनाना, ऑन पेपर प्लानिंग, ऑन पेपर प्लान बनाना। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस को लिखोगे डिपेंड ऑन ईच क्लाइंट, जैसे उसका बिजनेस होगा वैसे मेरे को प्लान बनाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ रहा हूँ ऑडिटर शेल डेवलप एन प्लान दैट शेल इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आप प्लान बनाओगे तो उसमें इन 4 चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहला एनटीई ऑफ प्लान रिस्क, इसको बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलता हूँ, ए पॉइंट के साइड पे आप लिखो एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ रैप। बी पॉइंट के साइड पे लिखो एनटीई ऑफ फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फैप। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो होता है वो आपका पहला प्रोसीजर होता है। किसी कंपनी में जाके आप रिस्क असेस करना चाहते हो कि कंपनी में खतरा कहाँ कहाँ हो सकता है। श्वेता, आप ऑडिट करने गए हो, आप बता सकते हो कि सबसे पहले आप क्या चीज चेक करते हो, मतलब क्या हमें देखना है? सॉफ्टवेयर होगा, तो उनके सॉफ्टवेयर देखने हैं, टैली उनकी कौन चला रहा है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल भी आप चेक कर सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है कि नहीं खड़ा। प्रोडक्शन में सामान तो आ गया, समझ लो परचेज वाले के पास आता है ना, परचेज वाला आगे प्रोडक्शन में भेजता है, तो वो आपस में कैसे डीलिंग करते हैं। आउटसाइडर वेंडर को, क्रेडिटर को हमने ऑर्डर देना है, तो प्रोडक्शन वाला ऑर्डर देगा या परचेज वाला देगा? प्रोडक्शन वाला परचेज को बोलता है, परचेज वाला उसको कहता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये होती है रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। दूसरा क्या होता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर फैप। इसमें क्या होता है कि आपने पहला स्टेप रैप को फॉलो कर लिया, जहां जहां पे आपको वीकनेसेस लगी थी ना उसका रिस्पॉन्स करते हो आप। तो एंटी ऑफ फैप था ना, तो फैप को लिख दो दैट इज रिस्पॉन्स टू रैप। मतलब ऑडिट खत्म हो जाती है, रैप और फैप नहीं समझ में आता बच्चों को। और मेरे हिसाब से ठीक है कि थोड़ा टेक्निकल है पर इतना नहीं कि समझ ना आए। रैप क्या हो गया? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। नहीं याद होता तो उसी सेंटेंस की एनालिसिस कर लो, रिस्क असेस करना। जिस रिस्क असेस करने के लिए आप प्रोसीजर लगा रहे हो उस प्रोसीजर को बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। एट द असर्शन लेवल, असर्शन लेवल का मतलब होता है इंडिविजुअल बेसिस पे। दूसरा होता है आपके पास फैप, मतलब जो आपने रिस्क असेस किया तो आपने फर्दर क्या प्रोसीजर लगाने हैं। मैं अगर यही सोच रहा हूं कि जो वेंडर को ऑर्डर दे रहा है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद ही दे रहा है, हो सकता है वो तो कम ज्यादा भी दे सकता है, वो कहेगा यार आप ऐसे करो 10 यूनिट भिजवा दो, जबकि लगता है 8 यूनिट, 2 यूनिट जेब में डाले घर चला गया। समझ रहे हो? तो यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए। तो पहले रैप आएगा या पहले फैप आएगा? रैप। और दूसरा नाम से रट्टा मार लो, फैप है तो फर्दर। तीसरा अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर, तो तीसरे में लिखोगे अदर एपी, तीसरे के साइड पे लिखोगे अदर एपी। और डी पॉइंट के साइड पे लिखोगे प्लान इज ग्रेटर देन स्ट्रेटेजी, मतलब वो बना लेना इक्वेशन, प्लान ग्रेटर देन स्ट्रेटेजी। बताओ मैं ये चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखवा रहा हूँ? डिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यही था डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है ऑन पेपर आपको प्लान बना के चलना है। पहला एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप। तीसरा अदर रैप, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोल लो, अदर एपी बोल लो। अब इसको ना अदर रैप कर देना तो जल्दी आपको कैच हो जाएगा ना। वाओ, रैप एंड कैच। तो आपके पास क्या पॉइंट निकल के आएंगे? सबसे पहला एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ फैप
उसके बाद अदर है, चौथे में प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, ये हमें पहले ही आता था। दूसरा है नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन डेवलपिंग द ऑडिट ओवरऑल ऑडिट प्लान। कह रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें सिखा रहे हैं। हमें पता ही है जब बिजनेस ऑटोमोबाइल है तो उस हिसाब से आप ऑडिट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस हिसाब से, ट्रेडिंग यूनिट है तो उस हिसाब से। इनफैक्ट विदाउट एडिक्वेट नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। ये तो हो गया ज्ञान, मीनिंग। अब कह रहे हैं एज पर ऐसे 315 ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, सर्कल करोगे ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग और इसको लिखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाला फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब आप सोच के देखो, अगर आपको ऑडिटर को क्लाइंट बिजनेस की नॉलेज चाहिए तो वो क्या क्या देखेगा। सबसे पहला वो देखेगा कि वो जो कंपनी है, जो मेरा क्लाइंट है, उसकी रेलिवेंट इंडस्ट्री क्या है, क्या रेगुलेटरी बॉडीज है उसकी। कार बनाने वाली कंपनी है तो मैं इसको बोलूंगा ऑटोमोबाइल कंपनी है, कपड़े वाली है तो मैं बोलूंगा गारमेंट कंपनी है। तो आपको ऑटोमोबाइल का जीएसटी का रेट पता होना चाहिए, टेक्सटाइल का जीएसटी का रेट पता होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है पहले आपको उसकी इंडस्ट्री चेक करनी है कि उसके ऊपर इंक्लूडिंग द एप्लीकेबल एफआरएफ, उसके ऊपर क्या रूल्स और रेगुलेशन लगते हैं। दूसरा आप देखोगे नेचर ऑफ एंटिटी, कंपनी अब कैसे है। ऊपर आप देख रहे थे इंडस्ट्री, अब देख रहे हो कंपनी। कंपनी के ऑपरेशंस क्या है, मतलब कंपनी किस कामकाज में है। कंपनी में ओनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, शेयर होल्डर ज्यादा है कम है, अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुई है हो सकती है ना। यहाँ पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें नहीं कर रहे हैं, एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहे हैं। तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म हुई तो उसके ओनर 3-4 होंगे। सोल प्रोप्राइटर हुआ तो उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर एक ही बंदे का होगा। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी कहां कहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठी है या करने वाली है या प्लान्स टू मेक। द वे हाउ कंपनी इज स्ट्रक्चर्ड या हाउ इट इज फाइनेंस्ड, इसको लिखो शेयर कैपिटल ओब्लिक डिबेंचर्स ओब्लिक लोन। कंपनी ने पैसा कहां से लगाया हुआ है, शेयर कैपिटल का लगाया हुआ है, डिबेंचर का लगाया हुआ है, लोन लेके लिया हुआ है। उसके बाद आपके पास है कंपनी कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है, फॉर एग्जांपल एसएलएम ओब्लिक डब्ल्यूडीवी। कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक कर लो, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, लिफो है, फिफो है, वेटेड एवरेज है। और लास्ट आपके पास है क्या, कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करती है। तो डी पॉइंट के साइड पे लिखो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कंसिस्टेंटली। अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई कंसिस्टेंटली, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर पिछले बार आप एसएलएम लगा रहे थे तो आने वाले सालों में भी एसएलएम लगाना है। डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे थे तो डब्ल्यूडीवी, तो मतलब कंसिस्टेंट हाँ यूनिफॉर्मली आपको अप्लाई करने हैं। ई पॉइंट कंपनी के ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजीज क्या है। सेब बेच रही है भाई, मतलब सेब का जूस बेच रही है, आगे क्या ऑब्जेक्टिव है, पूरी जिंदगी सेब ही बेचने हैं कि गुआवा ला के उसका भी जूस निकालना है। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज क्या हैं। तो ई पॉइंट के साइड पे लिखो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज। और लास्ट में है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो एफ पॉइंट पे लिखो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है P&L, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी कितना प्रॉफिट या लॉस कमाती है। ये वाला टॉपिक याद रखना एक जगह और फिर से आएगा ऐसे 315 में। ये भी बढ़िया बात है, ऐसे 315 में भी आ जाएगा। चलो आपको दिखेगा नियर फ्यूचर में ये टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आप ये लगा के चल लो 2 में से 1 बार या 3 में से 2 बार या 5 में से 3 बार, मतलब ये पेपर में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इसको आप कैसे याद करते हैं, सबसे पहला आपको देखना है कि सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि प्लानिंग बड़ी जरूरी है ना, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो ये बड़ा मुश्किल पॉइंट था, ऐसे पॉइंट मुझे बड़े मुश्किल लगते हैं। प्लानिंग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं इस पर ऐसे 315 क्या क्या नॉलेज लेनी है। सबसे पहला रेलिवेंट इंडस्ट्री की या उसके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की। दूसरा है नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में उसके ऑपरेशन, उसका ओनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट उन्होंने करी हुई है या करने वाले हैं, कैसे वो फाइनेंस हुए हैं, हाउ इट इज फाइनेंस, यानी शेयर कैपिटल लगाया हुआ है कि डिवेंचर। कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजीज
और लास्ट में है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। टॉपिक क्या चल रहा है बिना देखे, नॉलेज, पूरा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ। ऑडिट Audit प्लान। plan। और सबसे मजे की बात, आगे आओ, आपको पता चलेगा ऑडिट क्या क्या होती है। पेज नंबर 41 पे डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरऑल प्लान। तो वो क्या था और ये क्या है? डेवलपमेंट ये ऑफ ऑडिट overall प्लान है। हाँ हाँ, यानी कि planning है। सर हमें क्या ये भी याद रखना पड़ेगा? भाई देखो यही जिंदगी है, संघर्ष ही जीवन है, तो आपको यहाँ पे ओवरऑल याद रखना पड़ेगा। यानी कि अगर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान आया, आपने लिखा नेचर ऑफ इंडस्ट्री, उसके स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, मतलब यार रट्टा मारा हुआ था, याद किया हुआ था, ये तो होता है कॉन्फिडेंस से गलत। फुल कॉन्फिडेंस है। चीज समझ में आ गई? इसलिए मेरे को ये लिंक करवाना जरूरी था। तो वहां पे जहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान था ना ये टॉपिक, तो उसके साइड पे लिखो ऑन पेज, पेज नंबर डाल देना डेवलपमेंट ऑफ, मतलब किसी भी तरीके से रेफरेंस दे दो, ऑन पेज 41 लिंक्ड अनदर टॉपिक या कुछ भी लिख दो। तो अगर ये पूछा जाएगा तो ये नहीं लिखना। अगर ये पूछा जाएगा तो फिर वो लिखेगी। नहीं, अगर ओवरऑल प्लान पूछा जा रहा है तो ऑडिट प्लान नहीं लिखना। ये हाँ पूछ रही हूँ। बिल्कुल। असर होता है ऑफिस जाने का, थक जाता है सुबह से, उसमें ज्यादा। मैं तो ऐसे ही थक जाती हूँ। खाली बंदा ज्यादा थकता है। खाली नहीं मैं। नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं आपका नाम नहीं बोल रहा, वैसे बोल रहा हूँ। मतलब खाली बंदा जितना बिजी होता है ना, बिजी बंदा उतना बिजी नहीं होता। कोई बात नहीं कमल, उन्होंने होती है ना- तो बहुत। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान में सबसे पहला था डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में पहला क्या था? रिटर्न में डाल देना। डिस्क्रिप्शन में पहला था, चलो Anti written में of पहला rap। एंटी ऑफ Rap। रैप। दूसरा एंटी ऑफ रैप। एंटी ऑफ रैप का ऐसे देखो कौन सा था, 315 देखो ध्यान से। नहीं वो 200। 315 तो एंटी ऑफ रैप, हाँ तो ठीक है ना, रहो कॉन्फिडेंट रहो। अगर मैं बोल रहा हूँ एंटी ऑफ रैप तो उसके साइड पे आप लिखोगे 315। एंटी ऑफ फैप फर्दर है ना तो 330, फिर उसके बाद अदर रैप, और लास्ट में ऑडिट प्लान इज ग्रेटर देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। उसके बाद था नॉलेज। नॉलेज में पहला था वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये सबसे मुश्किल था। बिजनेस नॉलेज ऑडिट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा आपके पास है रेलिवेंट इंडस्ट्री। रेलिवेंट इंडस्ट्री के बाद था एंटिटी की ओनरशिप। नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में पॉइंट्स थे आपके पास। पहला पॉइंट आपके पास था इट्स ऑपरेशन, ओनरशिप स्ट्रक्चर या गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, हाउ इट इज फाइनेंस्ड। फिर उसके बाद था ऑडिटर के स्ट्रेटेजी। अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। अगला है चेंजेस। सर्कल कर देना चेंजेस को, चेंजेस टू प्लानिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिट चल रही है, आपको प्लान चेंज करना पड़ गया। तो कह रहे फर्स्ट पॉइंट में देखो, मतलब मुश्किल चीजें देखो, मुझे चैलेंजिंग चीजें बड़ी पसंद है। एज नेसेसरी, तो एज नेसेसरी को सर्कल करोगे। तो कह रहे अगर जरूरत पड़ी तो चेंज कर देना। ओके सर, माथा टेकेंगे और चेंज कर देंगे। कह रहे 3 रीजंस, तो सेकंड पॉइंट के साइड पे लिख लो रीजंस ऑफ चेंज। रीजंस ऑफ चेंज, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गए। समझ गए ना? अनएक्सपेक्टेड इवेंट मतलब कि फ्लड, नॉर्मल कोर्स में नहीं होते। हाँ फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, फायर हो गई, कुछ ऐसा। चेंज इन कंडीशन, किसी भी मतलब उस टाइम कंपनी की या जो भी कंडीशन चेंज हो रही है, या फिर आपको कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल गए ऑडिट प्रोसीजर लगाने से जो आपको पहले नहीं मिले थे। तो क्या 3 रीजंस आपके पास निकल के आए? अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशंस या एक्स्ट्रा, आप इसको लिख दो एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। Additional audit evidence obtained. एरर, नेक्स्ट टाइम ठीक करेंगे इसको। तो एडिशनल 3 रीजन क्या क्या निकल के आए? अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपको निकल के आई, कंडीशन, चेंज इन कंडीशन हो गई, एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिले ऑडिट प्रोसीजर के दौरान। तो इससे क्या होगा? वैसे ऑडिट प्लान आपको चेंज करना पड़ सकता है। क्या ऑडिट प्लान कब चेंज कर सकते हैं? ड्यूरिंग। सबसे पहला नेसेसरी, फिर उसके रीजन ये वाले थे। बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड कंसीडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क, तो आपने रिस्क को दोबारा असेस करना है। ऑडिटर नीड टू मॉडिफाई द एनटीई ऑफ फैप,
क्योंकि आपने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ असेस्ड रिस्क, यानी रैप लगा लिया तो मॉडिफाई द फैप कर देंगे, ठीक है, आगे के प्रोसीजर। दिस में बी द केस व्हेन इंफॉर्मेशन कम्स टू ऑडिटर्स अटेंशन दैट डिफर सिग्निफिकेंटली, तो इसके थर्ड पॉइंट के साइड पे लिखो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड डिफरेंट और डिफर सिग्निफिकेंटली को सर्कल कर दो, यानी कि जब आपको ऑडिट इंफॉर्मेशन मिली थी और जब आप ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, इंफॉर्मेशन ही बड़ा फर्क है। जब पहले दिन हमने ट्रायल बैलेंस लिया था तब ट्रायल बैलेंस का फॉर एग्जांपल अपन टोटल की बात कर लेते हैं 48 लाख, अब हो गया 56 लाख। भाई मतलब इतना कैसे बढ़ गया? 48 लाख 1-2 लाख ऊपर नीचे हो जाए 8 लाख, देखो 48 लाख में 8 लाख हो जाए ये तो मटेरियल ही है। अगर मैं कहूं 1 करोड़ 8 लाख में 1 करोड़ 9 लाख हो गया, 1 लाख बढ़ गया, कोई मटेरियल नहीं है। तो यानी कि मटेरियलिटी डिपेंड करेगी, यानी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिली थी, जब आपने प्रोसीजर लगाई, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? डिफर क्या है? सिग्निफिकेंटली। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है अच्छी खासी अमाउंट से मटेरियलिटी, तो आपको ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे कंट्राडिक्ट द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब आप लगा लो फर्स्ट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा लो सेकंड। ये वही रैप और फैप है, रैप में आ जाएगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फैप में आ जाएगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आप ऐसे कह सकते हो। वही तीसरे पॉइंट की एग्जांपल, पॉइंट भी वही है, एग्जांपल भी वही है। तो चेंजेस कब कब कर सकते हो? सबसे पहला एज नेसेसरी, सबसे पहला मतलब अब हमें अनुज का मेरा तो खत्म हो गया पॉइंट, अब आगे अपने आप देख लो। कंडीशंस। दूसरा है 3 रीजंस थे, कौन कौन से रीजन थे? अनएक्सपेक्टेड इवेंट थे, चेंज इन कंडीशन थी, या एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिली, तब आपको क्या करना पड़ जाएगा? एंटी ऑफ फैप को मॉडिफाई करना पड़ जाएगा। और उसके बाद इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी स्टार्टिंग में और ऑडिट परफॉर्म करते टाइम डिफर सिग्निफिकेंटली, तब भी आपको क्या करना पड़ जाएगा? रिवाइज ऑडिट प्लान रिवाइज करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग द डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू। तो ऐसे 300 आपकी बात करता है ऑडिटर शैल प्लान द एनटीई ऑफ, एनटीई की फुल फॉर्म क्या थी? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। किस हद तक ऑडिट करनी है, किस ईयर की कर रहे हो, कितने टाइम में खत्म करनी है, इंटरनल है कि स्टैट्यूटरी है, तो ये सब चीजें होती है एनटीई। ऑडिटर शैल प्लान द एनटीई ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, टीम मेंबर को सर्कल करो, रिव्यू ऑफ देयर वर्क, टीम मेंबर को नंबर 1, रिव्यू को नंबर 2। यानी कि प्लानिंग के साथ साथ आपको उनको डायरेक्ट और सुपरवाइज भी करना है। डायरेक्ट और सुपरवाइज का मतलब समझते हो? उनको चला के रखना है। उसके बाद एंटी ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स। 2 लाइन में तो सेम है। किन किन फैक्टर पे? कंपनी का साइज कैसा है या कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब उसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा मतलब गंदी तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं कहूँ वाइन या विस्की बनाने वाली, तो हम अगर जाएंगे ना, हम उसको जल्दी ना असेस नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 2 कंपनीज देता हूँ। एक कंपनी है जो मतलब कुछ भी आप लगा लो, चीनी पत्ती हो गई, एक प्रोडक्ट हो गया, या कुछ भी प्रोडक्ट, वो सामान बेचती और खरीदती है। जैसे समझ लो लैपटॉप है, लैपटॉप खरीदना और बेचना। एक आपको इसकी कंपनी की ऑडिट करनी है, दूसरा आपको करना है वाइन बनाने वाली कंपनी की, विस्की बनाने वाली कंपनी की। किस कंपनी की आपको नॉलेज थोड़ी जल्दी मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पे सीधा है, परचेज है, सेल है। वहां पे परचेजिंग कुछ और चल रही है, प्रोसेसिंग कुछ और चल रही है, उसके बाद बन कुछ और रहा है, फिर उसके बाद कह रहे हैं तो 3 साल पड़ी रहेगी शराब, जितनी पुरानी उतनी बढ़िया। तो ये कह रहे हैं 3-3 साल ये शराब तो पड़ी है, अब हमें क्या पता ये 3 साल पहले वाली है कि 10 साल पहले वाली के ताजी है। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी पे भी डिपेंड करता है ऑडिट प्लान। दूसरा एरिया ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी है या क्या है। तीसरा है आपकी टीम मेंबर की कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी। आर्टिकल 1st ईयर का है तो भाई रहने दो, उसको वाउचिंग वेरिफिकेशन ही करवाना, उससे बैलेंस शीट में फाइनल करवाने लग जाना। उसके बाद है असेस्ड रिस्क, असेस्ड रोमम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को लिख दो रोमम, ROMM। तो आपका कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा डायरेक्ट या सुपरवाइज करना? पहले तो देख लो साइज या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, एरिया ऑफ ऑडिट, कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंसी ऑफ द एंगेजमेंट टीम मेंबर, असेस्ड रोमम। An increased in assessed risk of ROMM for a given area of audit ordinarily require a corresponding increase in the extent and timeliness of direction of engagement team member and more detailed review। तो यानी कि कह रहे हैं सर, यहाँ पे आप सर्कल करो पहली लाइन में increased risk को, and increased in assessed risk
और लास्ट लाइन में सर्कल करो मोर डिटेल रिव्यू, और अब साइड पे लिखो हाथों से इफ रिस्क इज हाई, इफ रिस्क इज हाई, फिर डाउनवर्ड एरो डाल के डिटेल रिव्यू ऑफ ऑडिट, डिटेल रिव्यू ऑफ ऑडिट। एग्जाम्पल में ये था। लाइनें देखो ऑडिट में कई बार आएंगी ऐसे चार चार खतरनाक लाइनें, लेकिन उसके मीनिंग अगर हमें समझ में आ जाए तो ठीक है। एन इंक्रीज इन असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर अ गिवन एरिया, यानी किसी भी काम के लिए लेके, और लास्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि मोर डिटेल्ड रिव्यू चाहिए होगी फिर उसकी। तो क्या हमें हर बार पेपरों में ऐसे ही मतलब टेढ़ी तिरछी लाइनें लिखनी है? जरूरी नहीं है। अब अगर जहां पे मैनी फैक्टर्स थे तो पहले फैक्टर्स जो ABCD पॉइंट है ना, इसको लिख दो लर्न एज इट इज, लर्न एज इट इज। तो जहां पे पॉइंट आ रहे हैं ना वहां पे आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। जो फैक्टर्स थे ऊपर में क्लाइंट के नॉलेज की बिजनेस थी, वो लर्न एज इट इज। अब जो एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको लिखवाई है, इसको लिख दो नॉट लर्न एज इट इज। वैसे एग्जांपल भी देनी होती है? नहीं, एग्जाम्पल नहीं देनी होती। कई बार क्वेश्चन अगर पैराग्राफ वाली चीज आ जाती होती है ना, अगर आपको सिर्फ यही बोलेंगे कि डायरेक्शन सुपरविजन के बारे में बताओ, फैक्टर मत लिखो, तो फिर आपको एग्जाम्पल काम में आ जाती होती है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ फैक्टर्स तो फैक्टर लिख दोगे। देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क डिपेंडिंग अपॉन मेनी फैक्टर्स। सर्कल कर दो फैक्टर्स को। एक्सप्लेन, तो यहाँ पे फैक्टर भी लिख देना और उसका मीनिंग भी लिख देना। ठीक है, जल्दी से आज के लिए बस इतना ही। तो हम रिवाइज करके देखते हैं एक बार क्या क्या चीजें आई थी। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज में क्या क्या आया था, देख के भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। प्रीलिमिनरी में आपके पास आया था बिगिनिंग में आपने करनी है एज पर ऐसे 220 के 2 पॉइंट फॉलो करने थे और ऐसे 210 का एक। 220 का कॉन्टिन्यूस एक्सेप्टेंस वाला, दूसरा एथिकल रिक्वायरमेंट वाला, और तीसरा 210 के अकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये क्या थे? प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। उसके बाद आपके पास थे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में पहला क्या था? पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, वो पोटेंशियल एरियाज के ऊपर, इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर आपको अटेंशन डालनी। दूसरा रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। तीसरा आपके पास था प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज या मैनेज कर लेना है जिसके साथ एफिशिएंट या इफेक्टिव ऑडिट हो जाए। चौथा आपके पास था सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, उनकी डायरेक्शन सुपरविजन, और लास्ट आपके पास था कोऑर्डिनेशन। क्या टॉपिक था ये आपके पास? फिर से पढ़ेंगे। पहला था अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। चौथा आपके पास था सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट ऑडिट टीम अच्छी, और लास्ट आपके पास था कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में हमारे पास थे ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो, प्लानिंग करके रखनी है, ऑडिट पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इसमें पहला था रेलिवेंट इंडस्ट्री या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। दूसरा था नेचर ऑफ एंटिटी, उसके ऑपरेशन, उनका कामकाज क्या है, ओनरशिप स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, और हाउ इट इज फाइनेंस। उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान में क्या था? एंटी ऑफ रैप ऐसे 315, एंटी ऑफ फैर ऐसे 330, अदर रैप ये किसी स्टैंडर्ड में नहीं था, कहते आप बाहर। और लास्ट में था ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रेटेजी। चेंजेस के 3 रीजन: अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन, या एडिशनल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। फिर से 3 रीजन: चेंज इन कंडीशन, एडिशनल एविडेंस ऑब्टेन, और अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर आपके अराइज होते हैं तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा प्लान। प्लानिंग में डायरेक्शन और सुपरविजन के फैक्टर्स थे, जिसमें पहला फैक्टर आपके पास था साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एरिया ऑफ ऑडिट, नंबर 2 कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, और असेस्ड रोमम। क्या हमें पेपर में रोमम लिखना है? मत लिखना, कहीं पेपर में भी रोमम लिखा हो तो उन्होंने भी मार्क्स शॉर्ट फॉर्म में देनी है। तो 4 कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टॉपिक क्या है यार? प्लानिंग चेंज करना है हमने। गलत गलत। ये तो देख लिया ना, अनुज ने देख लिया, आपने देख लिया। यही तो चीज है ना, यही चीज मैं आपके साथ क्या खेलना चाहता हूँ कि आंसर के बाद क्वेश्चन भी याद करना सीखो।
13 चैप्टर है, वरना क्वेश्चंस इतने सारे बनते चले जाएंगे टॉपिक। तो क्या टॉपिक था? डायरेक्शन और सुपरविजन के फैक्टर्स। पहला साइज एंड साइज तो बोलना था ना, डायरेक्शन और सुपरविजन फैक्टर किसके? तो सबको पता है। साइज एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम। तीसरा बोलो, तीसरा बिना देखे दिमाग की एक्सरसाइज करो। पहला था साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम। तीसरा कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर, कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। सेकंड एरिया ऑडिट एरिया। फोर्थ असेस्ड रोमम। असेस्ड रोमम। ठीक है, तो बाकी हम कल